नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अरमान मलिक की। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल मैंने खुद इस मामले में डीसीपी आउटर से बात की है। दिल्ली में डीसीपी आउटर है, उनसे बात हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि ये मामला अभी अंडर ट्रायल है। यानी जो अरमान मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी सर 2019 में निहाल विहार थाने ने जो दर्ज की थी, जिसमें रेप का एलिगेशन था, जिसमें ड्रग का एलिगेशन था कि ड्रगिंग यानी कि इंजेक्शन दिया गया था लड़की को, उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया था। ये संगीन मामला है। इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी, इसको लेकर चार्जशीट दायर हुई थी, इसको लेकर ये मामला भी अदालत में गवाही के स्टेज पर, यानी गवाह इसमें आ रहे हैं। ये बताते हैं कि यूट्यूबर 23 सितंबर को अरेस्ट भी हुआ था इस पूरे मामले में 2019 में। बाद में इसको बेल हुई थी। सर ये बहुत बड़ा खुलासा खुद दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। तो अब देखिए, सीधी सी बात है, हम लोग उस दिन भी जो बात कर रहे थे वो यही बात थी कि ऐसे जो इन्फ्लुएंसर हैं जो यूट्यूब के या सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उन लोगों का जब इस तरह का करेक्टर सामने आता है तो उसका असर भी बड़ा व्यापक होता है। बहुत लोगों पर इसका असर पड़ता है और ये असर हमेशा नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव नहीं होता है। सोशल मीडिया पर सर लोग तो ये कह रहे हैं एक गलती अगर हो गई तो उसकी मतलब एक गलती उसने कर दी तो बाकी सारे अच्छे काम भूल जाओगे उसकी। अच्छे काम कौन भूल रहा है? कोई नहीं भूल रहा है, लेकिन बेसिकली जो गलती है वो गलती मामूली गलती नहीं है, वो गलती बहुत बड़ी गलती है जिसको हम किसी भी तरीके से अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इवन हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी गलतियों को हम लोग किसी भी तरीके से ना हम नज़रअंदाज कर सकते, ना ही हमारा कानून नज़रअंदाज कर सकता है। और आपने देखा कि उसको बाकायदा अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने के बाद वो बेल पर छूटा था और अभी मामला अंडर ट्रायल है। यानी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अदालत उसे सज़ा भी दे सकती है, और सज़ा कोई मामूली सज़ा नहीं होगी क्योंकि इसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला है। तो ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है। वो बिग बॉस या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाकर वो क्या हरकतें तो करता क्या है। सर ये जो कंपनीज जो शो बनाती हैं उन्होंने ये क्या कोई वेरीफाई नहीं करती? ऐसा है ना, ये जो कुछ शोज़ हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या टीवी के पर्दे के लिए बनाए जाते हैं, उसमें तो आप ये देख लीजिए कि ज़्यादातर वही कैरेक्टर पकड़े जाते हैं जिनके साथ कोई ना कोई एक कंट्रोवर्सी जुड़ी होती है। तो ऐसा होता है कि वो कंट्रोवर्सी उनके लिए टीआरपी मैटर होता है कि भाई कोई कंट्रोवर्शियल बंदा आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो उसके थ्रू अपनी टीआरपी गेन करेंगे। लेकिन हम या हमारा पूरी सोसाइटी जो है वो किसी भी सूरत में ओटीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए नहीं चलती है, उसमें आने वाले करेक्टर से गाइड नहीं होती है। तो हमारी सोसाइटी जो सोशल मीडिया पे जो दूसरे इन्फ्लुएंसर हैं जो बात कहते हैं, जिनकी बात का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जो बहुत लोगों तक अपनी तो बात सोशल मीडिया पहुंचाते पर लोग तो ये भी कहते हैं ना कि एक अकेला यही थोड़ी अरमान मलिक जिसके खिलाफ मुकदमा हैं। दर्ज नहीं है, तो बहुत हैं ऐसे तो जिनके खिलाफ भी ऐसा मामला सामने आता है उनको तुरंत केज के किया जाना चाहिए, उनको तुरंत एक तरह से आउट ऑफ द सोसाइटी करना चाहिए जब तक कि मामला वो पूरी तरह से इनोसेंट ना हो जाए कानून के नज़रिए से। वरना उनको किसी भी तरह से माफ़ी तो नहीं दी जा सकती, और उस वक्त तो माफ़ी बिल्कुल नहीं दी जा सकती जिस वक्त वो आदमी एक इन्फ्लुएंसर जैसी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन गेन कर रहा हो या हैंडल कर रहा हो, क्योंकि वो उसका असर 100 लोग 200 लोग पर नहीं होता, लाखों में होता है। मैं कई जगह पढ़ रहा था, इनके कमेंट्स पढ़ रहा था जब ये इस तरह की एफआईआर भी वायरल हुई, तो उसमें कई लोग ये भी कह रहे थे कि लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें और भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होता सब में, पहली बात। देखिए, दूसरा मतलब वो लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए या इस चीज़ को, उसने जो गलती करी उसको हम नज़रअंदाज कर दें, नहीं। लेकिन लोगों का कहना था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेलिब्रिटीज़ जिनके खिलाफ मुकदमे, पहला कई ऐसे जिनके खिलाफ मुकदमे ही नहीं है, जिन्होंने किया है कांड। तो भाई या तो सज़ा का पैमाना ऐसा हो कि सबको मिले, पिक एंड चूज क्यों, ये कई लोग कह रहे थे। हालांकि देखिए ये एक सेपरेट केस है और अरमान मलिक के खिलाफ जो एलिगेशन है वो बहुत सीरियस नेचर का है कि भाई एक लड़की को आपने ड्रग दिया, आपने उसके साथ बलात्कार किया, और वो भी बहुत बहुत छोटी बच्ची के साथ। तो आप समझ लीजिए मतलब सीरियसनेस ऑफ क्राइम कितनी ज़्यादा बड़ी है। इसलिए इसमें तो माफ़ी के कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अभी आप जैसे बता रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर वाली बात, अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पर रील बनाने का जो चस्का है उसने कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रखा है कि लोग अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। अभी आपने देखा 2 दिन पहले पुणे में एक लड़की ने वहाँ पे रील बनाने के चक्कर में वो खाई में गिर गई, है ना, मर गई।
ऐसे कितने केसेस हम लोग रोज देखते हैं, रोज आते हैं कि कोई ट्रेन से टकरा गया, कोई बस से गिर गया, कोई पुल सबको से गिर व्यूज गया, चाहिए, सबको फेमस होना है। तो बस ये एक सनक है, ये चस्का है, और इस चस्के की वजह से, और ये चस्का कहाँ से आता मैंने है? एक वीडियो बनाई थी, मुझे याद आ रहा है, जैसे आपने चस्के की बात की ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी जब हमने रेप केसेस को डिस्कस किया था बहुत गहराई में, जिसमें हमने बताया था कि आदमी की जो सोच है, जो आंख से शुरू होती है आपकी रेप की सारी कहानी, और आपके दिमाग में फिर विचार आते हैं, फिर आप एक गलत नज़रिए से देखते हैं, कई बार आप एक्ट कर देते हैं, कई बार आप करना चाहते हैं नहीं कर पाते, कई बार आप कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके बाद कई बार परिस्थितिवश ऐसी घटनाएं हो जाती है और मुकदमे हो जाते हैं। तो देखिए, माइंडसेट ठीक करने की जरूरत है, जो मुझे लगता है माइंडसेट सबसे एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात कही है कि यहाँ पे माइंडसेट की बात है। हम किसी भी इन्फ्लुएंसर से कितने प्रभावित होते हैं, वो उसके बात करने के तरीके से हो सकता है, उसके एक्ट के तरीके से हो सकता है, उसकी बताई गई बात से, वो बात हम तक कितनी पहुँच रही है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना माइंडसेट को किस तरीके से नरिश करते हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर हम अरमान मलिक के किसी बुरे एक्ट को लेकर हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, तो हो सकता है कि हम कल को हम कोई भी ऐसी, मैं तो देख रहा था कि वो नेशनल चैनल पर भी या ओटीटी पर भी ये इनका जो शो चल रहा था उसमें कई ऐसे सीन थे जो दिखाने लायक मैं वो, लेकिन वो चल रहे थे, वो देख रहे हैं लोग सर। चिराग जी, मैं इन सारी बातों को इग्नोर कर सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो एक शोबिज है, वो शोबिज है, तो वो शोबिज पर्सनल चीज है, तो आप ये शो पर कैसे? नहीं, अगर वहाँ पर भी बाकायदा एडिट भी होता है, वो सब मॉनिटरिंग चलती है सर, वो तो मॉनिटरिंग भी होती है, ऐसा। वो आपकी बात सही है, लेकिन वो तो लाइव फीड में हमने देखा कि वो सब चल रहा था, और वो खबर वायरल भी हुई जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, लेटे हुए हैं, और वो तमाम चीजें वायरल तो बस वही बात है ना कि हम, लेकिन तो ये हम देखने के लिए थोड़ी, हम या तो लोग कहते हैं मत देखो, आप ये शो क्यों देखते हो, मत देखो। अब वो तो तर्क हैं, अपने अपने तर्क हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, हम अपने हिसाब से देखेंगे। हो सकता है हम अपनी जो समझ है उसके ज़रिए हम आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें कि आप भी हमारी तरह से सोचना शुरू करो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हर आदमी की सोच अलग है, हर आदमी का देखने का नज़रिया अलग है, और किसी भी क्राइम को लेकर हर आदमी का नज़रिया बेशक अलग हो, लेकिन कानून का तो नज़रिया एक है ना। लेकिन कानून सब पर कार्रवाई नहीं करता ना सर, वो देखिए, होता है ना? वो हम उसको भी ये वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि कानून सबको एक नज़र से नहीं देखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कानून के जो पैरोकार हैं वो पिक एंड चूज करते हैं। कानून सबको एक नज़र से देखता है ऐसा नहीं, वो ऐसा ही है, लेकिन लोग जो पिक एंड चूज करते हैं, यानी कि जो एजेंसीज जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इस किसी भी कल्प्रिट को, किसी भी एक्यूज को पकड़ के कानून के कटघरे तक लाके खड़ा करना और फिर उसको जस्टिस तक ले जाना, तो ये उनका, उस एजेंसी का काम है। कानून को हम यहाँ पे क्लेम नहीं करते। तो हम आपको दोस्तों क्राइम तक के माध्यम से बता रहे हैं, अरमान मलिक के खिलाफ जो एफआईआर थी उसकी हमने तस्दीक कर ली है क्राइम तक ने, ये एफआईआर बिल्कुल सही है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, मामला अदालत में विचाराधीन है, गवाही की स्टेज पर है। इसके अलावा ये भी बात साफ हो गई है कि वो उस केस में 2019 में गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद बेल पर रिहा हुआ, तो ये संगीन मामला, पॉक्सो भी इसमें ऐड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरानी के साथ बलात्कार किया, उसको ड्रग दिया, इंजेक्ट किया, और आप सोचिए सर, ये तो मतलब बिल्कुल इच्छा के विपरीत सारे काम हुए। बिल्कुल भाई, देखिए, एक तो वो बच्ची, जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई, जो विक्टिम है, उसकी उम्र 11 साल थी जब उसके साथ ये घटना हुई। अब आप सोचिए, इतनी छोटी बच्ची, और कोई ऐसा नहीं कि गलती वश आपसे हो गई हो। वो बाकायदा उसने जो अपना बयान लिखवाया था पुलिस में, वो ये था कि घर के लोग सब अहमदाबाद गए हुए थे, यानी कि फैमिली में कोई नहीं था उस वक्त सिवाय अरमान मलिक के और इस बच्ची के, क्योंकि ये बच्ची घर पे रहती थी, उनके बच्चे की देखभाल करती थी, और तब उसके साथ ये घटना घटी थी। यानी रात में उसको इंजेक्शन दिया गया और उसके साथ ये एक्ट किया गया। उस बच्ची ने जब बहुत परेशान, अपनी माँ को इस वजह से नहीं बताया था क्योंकि वो डर गई थी कि अगर माँ को पता चल जाएगा तो माँ मारेगी, इसलिए बच्चे ने मार के डर से अपने आप को माँ से छुपा के रखा। अब अरमान मलिक के पास इस बात का क्या जवाब है? हम तो सीधा पूछना चाह रहे हैं, बताइए क्या जवाब है? क्या लड़की ने जो आरोप लगाए वे झूठे थे? क्या एक बच्ची जिसने कहा कि उसको इंजेक्ट किया गया, उसको सुइयां चुबाई गई और उसके बाद उसके साथ घिनौनी हरकत की गई,
ये तो कोई सर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कि कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और कानून भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, मैं उसके आधार पर कह सकता हूँ कानून भी इसको किसी भी तरीके से माफ़ी लायक नहीं है। उसको सज़ा तो देगा, वो कम ज़्यादा हो सकती है, वो एक अलग बात है। चलिए, ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। हमने आपको कोशिश की अरमान मलिक का जो सच है वो बताने की। जब इंसान सेलिब्रिटी होता है तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छे काम नहीं करता, अच्छे काम भी करता है, लेकिन साथ में जब बुरे काम हो जाते हैं तो बुरे काम वो जल्दी हाईलाइट हो जाते हैं। तो इसलिए उस हाईलाइट को आप नज़रअंदाज करें। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो क्या कर रहा है, जो क्या एक्ट है और क्या वो कानून सम्मत है, क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है, इस पर ज़्यादा गौर करने की बात है। और गलती कई बार हो जाती है तो गलती को माफ़ भी कर देना चाहिए। गलतियां इनोसेंटली हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ये गलती इनोसेंटली नहीं है, इसलिए इसको माफ़ी नहीं है मेरी नज़र में, कतई नहीं। चलिए, ये वीडियो किस लगी ज़रूर बताइएगा।